ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान में ग्रामीण अधिवास के संबंध में, विशेष रूप से ग्रामीण अधिवास का अर्थ और अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक, इसका अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि हम बात करें कि राजस्थान में या अधिवास सेटलमेंट, मानव अधिवास का अर्थ क्या है, तो वर्तमान में हमें जितने भी पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार के मानव द्वारा निर्मित जो भूदृश्य दिखाई देते हैं, उन समस्त भूदृश्यों को हम कल्चरल लैंडस्केप यानी कि सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। और इसी सांस्कृतिक भूदृश्य का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वह है मानव द्वारा निर्मित अधिवास या जहां मानव निवास करते हैं उनके आवास। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक भूदृश्य में मानव द्वारा जितने भी, चाहे वो औद्योगिक कारखाने हो, सड़कें हो, नहरें हो, यातायात के जो भी साधन हैं, और जितने मानव द्वारा, मानव के क्रियाकलापों के द्वारा निर्मित धरातल पर विभिन्न प्रकार के जो दृश्य आपको दिखाई देते हैं, वे समस्त सांस्कृतिक भूदृश्य के हिस्से हैं और इनमें अधिवास सबसे महत्वपूर्ण है। अधिवास मानव अपनी उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक अपने अधिवास में बहुत कुछ बदलाव कर चुका है, और इस अधिवास के पीछे का कारण यह है कि मानव आपसी सद्भाव, आपस में सुरक्षा, सामाजिक व्यवहार तथा जीवन को एक साथ जीने के ढंग को मानव बस्तियों में व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त किया है। यानी कि मानव ने अपनी उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक मानव समूह के बीच के जो आपसी सद्भाव को बनाए रखने के लिए, सामाजिक व्यवहार के कारण और जीवन को एक ही स्थान पर स्थायित्व देने के लिए उन्होंने मानव बस्तियों का जो निर्माण किया है, यही मानव की बस्तियां हैं। ये उनके अधिवास का या उनके जीवन के स्थायित्व की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में परिलक्षित होते हैं, जो अधिवास है। यदि हम अधिवास की परिभाषा दें कि अधिवास हम कहते किसे हैं, तो अधिवास सामान्यतः गृह या भवनों का समूह है जिसका उपयोग मानव निवास करने तथा अपने कार्य करने, उत्पादन सामग्री को सुरक्षित रखने तथा विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए करता है। यानी कि मानव की समस्त जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप है, समस्त सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, धार्मिक क्रियाकलाप है, सामाजिक क्रियाकलाप है, और इसके अलावा जहाँ वह सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहाँ वह निवास करता है और अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को संग्रहित करता है, सुरक्षित करता है, उस स्थान को विशेष रूप से आवास कहते हैं। ये एक आवास की परिभाषा है। इसके अलावा आवास में क्या क्या शामिल होते हैं? आवास में मुख्य रूप से दो चीज़ें तो शामिल होती है। एक घर, हर व्यक्ति का अपना, हर परिवार का अपना एक घर होता है। इसके अलावा मार्ग या सड़कें, ये अधिवास के प्रमुख घटक माने जाते हैं। गृह, घर, मार्ग और सड़कें। इसके अलावा अधिवास में क्या शामिल होता है? बाग बगीचे, खेत खलिहान, खेल के मैदान, ये सभी मानव अधिवास के हिस्से होते हैं। मानव अधिवास का जो आकार है वह एक घर से लेकर के महानगर तक इसका आकार हो सकता है, जिसमें एकाकी गृह, उसके बाद पूर्वे के बाद में ग्राम के बाद नगर के बाद में महानगर, और महानगर भी आपस में मिल जाते हैं तो एक विस्तृत नगरीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो इस तरह से मानव अधिवास की जो प्रक्रिया शुरू होती है वह एक एकाकी गृह से शुरू होती है, घर से शुरू होती है, जिसका विकास होते होते ये महानगरों तक ये मानव अधिवास परिवर्तित होते हैं। इसके अलावा यदि हम मानव अधिवास में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की बात करें, तो मानव जीवन, जब पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत हुई तब से लेकर के अब तक मानव ने अपने आवास बनाने के लिए जो जो सामग्री इस्तेमाल की है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। मानव अधिवास के अंदर जो मानव द्वारा
निर्माण के लिए जो सामग्री का उपयोग किया जाता है उसमें कच्ची मिट्टी, पक्की मिट्टी, पक्की ईंटें, घास फूस, पत्थर, सीमेंट, बालू, कंक्रीट, लोहा और लोहे से निर्मित विभिन्न प्रकार के पदार्थ, ये समस्त है इसका इस्तेमाल मानव द्वारा अपने अधिवासों के निर्माण के लिए किया जाता रहा है और वर्तमान में भी इनका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा मानव अधिवास है, ये पृथ्वी के तल पर मानव द्वारा निर्मित, मैंने आपको पहले ही बताया था, कई घरों का एक समूह होते हैं जिसके अंतर्गत एक छोटी सी पल्ली से या पूर्वा से लेकर के नगर और महानगर को हम इसमें शामिल करते हैं। ये मानव अधिवास में शामिल है कि किस तरह से मानव ने वर्तमान में, हम यदि एक घर से, गांव से लेकर के शहरों की प्रक्रिया को देखें तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मानव अधिवासों का विकास हुआ है धीरे धीरे करके। इस प्रकार मानव अधिवास का जो आकार है, उसका प्रकार है, उसमें घरों की संख्या है, उसका स्वरूप है, निर्माण के उद्देश्य इत्यादि में पर्याप्त रूप से भिन्नता पाई जाती है। यानी कि वर्तमान में हम जितने भी मानव अधिवास देखते हैं, उन मानव अधिवासों के, उनके आकार, उनके प्रकार, उनमें घरों की संख्या, यानी कि प्रत्येक घर के, प्रत्येक परिवार के लिए एक घर, उनकी संख्या, उनका स्वरूप कैसा है, उनका निर्माण का उद्देश्य किस लिए किया गया है, इन समस्त कार्यों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। और इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं, जो ये आकार, प्रकार है, ग्रहों की संख्या है, उनके स्वरूप है, निर्माण के उद्देश्य, इसी आधार पर मानव के जो अधिवास है, उनका जो आकार है, ये एक झोंपड़ी से लेकर के फिर ढाणी, ढाणी से नगला, नगला से पूर्वा, पूर्वा से गांव, गांव से बस्ती, कस्बा, नगर, शहर, महानगर के रूप में हम अधिवास को अभिव्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मानव अधिवास में एक घर भी शामिल है और मानव अधिवास में बड़े से बड़े महानगर भी शामिल है। इसके आकार और प्रकार में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इसके अलावा हम यदि बात करें, क्योंकि इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है यह है कि राजस्थान के अंदर जो ग्रामीण अधिवास है उसका अध्ययन करना। इससे पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अधिवास, मानव अधिवास होते क्या है। तो हम कार्यों की प्रमुखता के आधार पर मानव अधिवास को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटते हैं। एक बांटते हैं ग्रामीण अधिवास और दूसरा बांटते हैं नगरीय अधिवास। ये मुख्य रूप से जब हम अध्ययन करते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी में या ह्यूमन ज्योग्राफी में, जब हम मानव अधिवास की बात करते हैं तो ये दो मुख्य रूप से मानव अधिवासों को विभक्त किया जाता है और उनके विभक्त करने का जो मुख्य आधार है ये कार्यों के आधार पर है। और ये ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास जो मानव अधिवास के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। अब यदि हम बात करें ग्रामीण अधिवासों की, क्योंकि हम इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के ग्रामीण अधिवास की, और इसका जो मूल उद्देश्य इस वीडियो का है ये अधिवासों का अर्थ और अधिवास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानना है। तो ग्रामीण अधिवास, दरअसल ग्रामीण अधिवास में का जो मुख्य कार्य होते हैं ये कृषि, पशुपालन, आखेट, मत्स्य कार्य, ये समस्त जो कि मानव की प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में शामिल हैं। तो ग्रामीण जो अधिवास है उसमें मानव द्वारा किए जाने वाले प्राथमिक व्यवसाय है, ये प्रमुखता से इसमें किए जाते हैं। और इसके अलावा ग्रामीण किसी भी अधिवास हो, उस अधिवास की जो प्राइमरी यूनिट होती है वह होती है घर, यानी कि आवास, एक परिवार का घर। और उसके बाद में जब कई घर आपस में मिल जाते हैं तो इसे कहते हैं हम गांव, या कहते हैं ग्रामीण अधिवासों का जो मुख्य आधार है जिसे हम कहते हैं, ये कहते हैं गांव या ग्राम। ये ग्रामीण अधिवास को इस टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब ग्रामीण अधिवास की यदि हम तुलना करें तो ग्रामीण अधिवास है ये नगरों की तुलना में छोटे होते हैं। इसके अलावा इनकी संरचना नगरों की तुलना में बहुत सरल होती है। और यदि हम इसके विकास की बात करें
तो ग्रामीण अधिवास है ये नगरीय अधिवासों की तुलना में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये जो ग्रामीण अधिवास है ये काफ़ी पिछड़े हुए भी होते हैं। ये है मुख्य रूप से ग्रामीण अधिवासों के बारे में कि ग्रामीण अधिवास होते क्या है। अब ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मुख्य रूप से वो हम कारक देखेंगे जो राजस्थान में ही नहीं बल्कि जितने मानव अधिवास हैं उन मानव अधिवासों को प्रभावित करने वाले कारक है वो लगभग सभी जगह समान रूप से हैं। कहीं एक कारक ज़्यादा प्रभावित है, कहीं दूसरी जगह कोई दूसरा कारक प्रभावित होगा, लेकिन जो हम मानव अधिवास को प्रभावित करने वाले कारकों का यहाँ डिस्कस करेंगे वे कारक है ये कहीं न कहीं मानव अधिवास को कम या अधिक रूप में निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ हम एक समन्वयात्मक रूप से मानव अधिवास को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों का यहाँ अध्ययन करेंगे। तो ये जो मानव अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इन कारकों के आधार पर आपको पता होगा कि हर एक प्रकार की जो मानव अधिवास की जो अवस्थिति है उसका स्थल है, यानी कि अवस्थिति का मतलब सिचुएशन का मतलब होता है कि जो एक अधिवास होता है उस अधिवास के चारों ओर की जो प्राकृतिक अवस्था होती है उसे हम कहते हैं अवस्थिति। और स्थल का मतलब होता है जिस स्थान पर कोई मानव अधिवास बसा हुआ होता है, जिस पर्टिकुलर स्थान पर, उसे हम कहते हैं स्थल या साइट। और सिचुएशन का मतलब ये होता है कि उस मानव अधिवास के चारों ओर की प्राकृतिक जो अवस्था है उसे हम कहते हैं, जैसे कि खेत किस प्रकार के हैं और वनस्पति किस प्रकार की है, इसे हम उस अधिवास के चारों ओर की जो प्राकृतिक अवस्था है उसे हम कहते हैं अवस्थिति। हर एक प्रकार का जो अधिवास होता है उसका आकार, साइज अलग अलग होता है, विन्यास अलग अलग होता है और उसकी स्थिरता, यानी कि वह अधिवास कितने लंबे समय से इस स्थान पर है। क्योंकि हम यदि इतिहास में देखें तो कई मानव सभ्यताओं का विकास और विनाश हुआ है, यानी कि मानव सभ्यताओं के विनाश और विकास के साथ में मानव अधिवासों का भी विनाश और विकास हुआ है। तो इसकी स्थिरता को भी देखा जाता है। तो मानव के जितने भी अधिवास है उस अधिवासों की अवस्थिति, स्थल, आकार, विन्यास और उनकी स्थिरता, इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं और इन्हीं कारकों के फलस्वरूप किसी मानव अधिवास का निर्माण होता है, उसका विकास होता है और उसका विनाश भी संभव है। तो मानव अधिवासों के उद्भव और विकास को प्रभावित करने वाला जो सबसे प्रमुख कारक है वह है स्थलाकृति, जिसे हम कहते हैं टोपोग्राफी। तो किसी भी मानव अधिवास, चाहे वो गांव हो चाहे वो नगर हो, इनको बसाने के लिए उपयुक्त भूमि का होना बहुत आवश्यक है। यानी कि यह भूमि समतल होनी चाहिए, ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए और वहाँ पर जल भराव भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो पर्वत पठार पाए जाते हैं, मैदानी कच्छारी बाग, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जो बस्तियां हैं उनका उन स्थलाकृतियों पर मानव अधिवास को बचाने के लिए धरातल का जो चयन है वो भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो स्थलाकृति है ये मानव अधिवास को प्रभावित करने वाला सर्वप्रमुख कारक है। जिस भाग की स्थलाकृति समतल होगी, चाहे विश्व के जितने भी मैदानी भाग को देख लें, भारत के उत्तरी मैदानी भाग को देख लें, तो वहाँ जो धरातल है ये समतल होने के कारण मानव अधिवास के लिए उपयुक्त है। वहाँ पर सड़कें बनाना आसान है, आवागमन के साधनों का आसानी से विकास किया जा सकता है, मार्गों का विकास किया जा सकता है। इसलिए वहाँ मानव अधिवासों का विकास अधिक हुआ है। जहाँ धरातल समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, उन भागों में मानव अधिवास अपेक्षाकृत ज़्यादा विकसित नहीं हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो स्थलाकृति है ये मानव अधिवास को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो स्थलाकृति या जिसे हम कहते हैं टोपोग्राफी। दूसरा जो मुख्य कारक है यह है जलवायु। जलवायु भी मानव अधिवास को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक है। यानी कि मानव सामान्यतः उस भाग में निवास करता है जहाँ की जलवायु उसके निवास के लिए अनुकूल हो। जहाँ जलवायु प्रतिकूल है, जैसे
उष्ण मरुस्थलीय भाग हो चाहे वो शीत मरुस्थलीय भाग हो, इन भागों में मानव अधिवास अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय भाग में, विश्व का जितना शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है, वहाँ की जो जलवायु है ये मानव अधिवास के लिए, मानव निवास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए वहाँ मानव अधिवास भी अधिक पाए जाते हैं। और वर्तमान में यदि हम जनसंख्या के वैश्विक जनसंख्या के वितरण की बात करें तो आप देखेंगे कि मानव की जो अधिसंख्यक जनसंख्या है वह अधिसंख्यक जनसंख्या इसी शीतोष्ण कटिबंधीय भाग में निवास करती है। तो इसीलिए जलवायु भी है ये मानव अधिवास को प्रभावित करती है, जहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसके अलावा अति शुष्क जलवायु, चाहे वो मरुस्थलीय भाग हो, अति आर्द्र जलवायु जिसे हम भूमध्य रेखीय प्रदेश में कहते हैं, अति शीत जिसे हम टुंड्रा तथा हिमाच्छादित प्रदेश में शामिल करते हैं, ये जो समस्त भाग है ये मानव अधिवास के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। इसलिए यह मानव अधिवासों का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। तीसरा जो प्रमुख कारण है मानव अधिवास को प्रभावित करने वाला कारक है वह है जलाशय या जल की आपूर्ति। यानी कि जल ने मानव को हमेशा आकर्षित किया है। जहाँ जहाँ जल की उपलब्धता रही है वहाँ वहाँ मानवीय सभ्यताओं का विकास भी हुआ है, और जब उस भाग में जल का अभाव हुआ है तो मानवीय सभ्यताओं का विनाश भी हुआ है। तो कहते भी हैं कि जल ही जीवन है, और इसी जली जीवन की लोकोक्ति के आधार पर ही मानव ने अपने अधिवासों को जहाँ जल उपलब्ध है, जल की समीपता, चाहे वो नदी तटीय भाग हो, इन भागों में, या नदी बेसिन भाग है, उपजाऊ मैदान है जहाँ पानी उपलब्ध है, वहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा मानव अधिवासों का विकास हुआ है। और जिन जिन भागों में जल की उपलब्धता नहीं है, चाहे वो उष्ण मरुस्थलीय भाग हो या हिमाच्छादित भाग हो जहाँ जल है वो बर्फ़ के रूप में रहता है, वहाँ जल की जो उपलब्धता की कमी के कारण अधिवासों का विकास नहीं हुआ है। क्योंकि जल है ये मनुष्य के पीने के साथ साथ उनके घरेलू कार्य, पशुओं के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए, उद्योग धंधे, साफ सफाई के लिए जल की पर्याप्त आवश्यकता है। इसीलिए जहाँ जल की उपलब्धता है वहाँ वह स्थान मानव बस्ती के निर्माण के लिए और विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। प्राचीन काल से ही यदि हम विश्व में जितनी मानव सभ्यताओं का विकास हुआ था, वे समस्त मानव सभ्यताएं नदी के बेसिन में या नदी के किनारे वाले भागों में ही इन मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है। और तीसरा जो सर्वप्रमुख कारण है मानव अधिवास को प्रभावित करने वाली वह है उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी और नदी बेसिन का सीधा संबंध पाया जाता है। जहाँ जहाँ नदी घाटियाँ हैं, नदी कृत उपजाऊ मैदान है और जहाँ पानी की उपलब्धता है वहाँ भी मानव अधिवास अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि मानव ने अपनी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करना आवश्यक है। इसीलिए जो जहाँ जहाँ जिस धरातलीय भाग की जो भूमि उपजाऊ है, जिनकी उर्वरा शक्ति ज़्यादा है, वहाँ भी मानव अधिवास है ये अधिक पाए जाते हैं। और हम यदि बात करें भारत के उत्तर के विशाल मैदान जिसे हम गंगा यमुना का मैदान कहते हैं, जहाँ प्रति साल नवीन कच्छारी या जिसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी का जमाव होने के कारण ये भाग है, इसकी उर्वरा शक्ति ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ मानव अधिवासों का विकास है वो सबसे अधिक हुआ है। इसीलिए मिट्टी जिसे हम सभ्यता का पालना भी कहें, क्योंकि मिट्टी ने ही मानव सभ्यता के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए उपजाऊ मिट्टी ये मानव अधिवास को प्रभावित करने वाला एक सर्वप्रमुख कारक है। अब यदि बात करें हम प्राकृतिक वनस्पति, तो प्राकृतिक वनस्पति भी मानव अधिवासों को प्रभावित करती है। मनुष्य को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वनस्पतियों से भी भोजन प्राप्त हुआ है। यदि हम मनुष्य के प्राथमिक कार्यों की बात करें जिसमें लकड़ी काटना है, वन्य पदार्थों को एकत्रित करना है, या ये सारी जो चीज़ें हैं ये वनोत्पादन से संबंधित है या वन पर आधारित है। इसलिए और विभिन्न प्रकार के जो खाद्यान्न हैं, साग सब्जी है, फल फूल,
ये सारे, इसके अलावा मांस है और अपने पालतू पशुओं के लिए जो चारा है ये सारा जंगल से प्राप्त होता है, वनस्पति से प्राप्त होता है। इसीलिए मानव अधिवास को प्रभावित करने में प्राकृतिक वनस्पति की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा मानव को अपने अधिवासों के निर्माण के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता होती है, घास फूस की आवश्यकता होती है। ये हालांकि वर्तमान संदर्भ में देखें तो मानव अधिवासों का जो परिष्कृत रूप होता है उसमें घास फूस की बजाय आवश्यकता कम रहती है, फिर भी लकड़ी का आज भी अत्यधिक उपयोग होने के कारण वनस्पति मानव अधिवास को प्रभावित करने वाला एक सर्वप्रमुख कारक माना जाता है। और जहाँ प्राकृतिक वनस्पति की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है वहाँ मानव अधिवासों का विकास भी अधिक हुआ है। इसके अलावा यदि हम बात करें आर्थिक कारकों में मानव अधिवास को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें खनिज संसाधन है, औद्योगिक विकास है, परिवहन है, व्यापार है। ये आर्थिक कारक भी मानव अधिवासों को प्रभावित करते हैं। और राजस्थान में भी इन आर्थिक कारकों ने, चाहे वो खनिज संसाधन हो, औद्योगिक विकास हो, परिवहन हो, व्यापार हो, इन कारकों ने मानव अधिवास को प्रभावित किया है। राजस्थान में जहाँ जहाँ खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहाँ पर मानव अधिवासों का विकास हुआ है। जहाँ औद्योगिक विकास हुआ है वहाँ भी मानव अधिवासों का विकास हुआ है। और परिवहन और व्यापार और वाणिज्य की जहाँ सुविधाएं हैं वहाँ पर भी मानव अधिवासों का विकास हुआ है। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है जिसमें आर्थिक कारकों में ये प्राकृतिक संसाधन शामिल है, ये आर्थिक कारक भी मानव अधिवासों को प्रभावित करते हैं। धार्मिक कारक है, राजस्थान में धार्मिक कारक भी मानव अधिवासों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। प्रसिद्ध लोक देवी देवता का जो जन्म स्थल है, चाहे वो उसका समाधि स्थल है, ये धीरे धीरे करके एक गांव के रूप में विकसित होता गया है। तो इसके ऐसे प्रसिद्ध लोक देवी देवताओं के जन्म स्थल और उनकी जो समाधि स्थल है वहाँ पर भी राजस्थान में ग्रामीण अधिवासों का मुख्य रूप से विकास हुआ है, जिसमें हम कह सकते हैं सांवरिया जी है, श्रीनाथ जी है, सालासर है, हनुमान जी है, श्री महावीर जी है, पुष्कर है, रामदेवरा है, केला देवी है, नाकोड़ा है, पदमपुरा, ये समस्त जितने अधिवास मानव अधिवास हैं इनके विकास में धार्मिक कारक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसके बाद में हम बात करते हैं जो मानव अधिवास या ग्रामीण अधिवास को, उसके उद्भव और विकास को प्रभावित करने वाला जो 8वां प्रमुख कारक है ये है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक भी मनुष्य के या मानव के अधिवास को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। प्रारंभ में पुरुष अपनी व परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए घर से निश्चित रूप से बाहर जाते रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। तो उनके पीछे जितने भी उनके बच्चे और उनका जो परिवार होता था, ये परिवार अपने घरों में सुरक्षित रह सके, इसी भावना के, इसी सहयोगात्मक भावना के कारण ही मानव अधिवासों की स्थापना हुई थी। और वहाँ इन परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी विभिन्न प्रकार के और जो सहायक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, वो भी वहाँ पर स्थापित हुई। तो इसी सांस्कृतिक कारकों की वजह से भी मानव अधिवासों का धीरे धीरे रूप से विस्तार होता रहा है। तो संक्षिप्त रूप में हमने ये जानने की कोशिश की है कि किस तरह से राजस्थान में ही नहीं बल्कि यदि हम वैश्विक स्तर पर भी ग्रामीण अधिवासों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे तो ये कारक किसी न किसी रूप में कम या अधिक रूप से मानव अधिवास को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। और यही कारक राजस्थान में भी ग्रामीण अधिवासों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आपने ग्रामीण अधिवास के अर्थ और ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में संक्षिप्त रूप से जाना। निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। इस वीडियो को देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।